विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचार। देखिए, मैकियावेली ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था न मानकर राज्य को एक निर्मित या कृत्रिम संस्था माना है। उनका विचार है कि प्राचीन काल में राज्य जैसी व्यवस्था नहीं थी। मनुष्य के स्वभाव के दोषों के कारण जो है राज्य जैसी संस्था को उत्पन्न किया गया। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, लालची है, अहंकारी है। आक्रमण और संग्रह की प्रवृत्तियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं। वह कभी भी जो है अपनी जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनसे कभी संतुष्ट नहीं होता। और मनुष्य के इन दोषों के कारण जो है समाज में अराजकता, अव्यवस्था और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और समाज में इस दुखद स्थिति का अंत करने के लिए मनुष्यों ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को शासक बनाया, और उससे जो वह शक्तिशाली शासक जो है वो मनुष्य की जीवन की संपत्ति और जीवन और उसके संपत्ति की रक्षा का दायित्व निभाएगा। इस वचन के साथ उसे जो है मनुष्यों ने अपना शासक नियुक्त किया, और इस प्रकार से जो है समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली राज्य को मनुष्य के द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्मित संस्था मानता है। वह अरस्तु की भांति राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानता है, या हम कहें ईसाई विचारकों की भांति ईश्वरीय सत्ता से उत्पन्न संस्था नहीं मानता है, बल्कि एक ऐसी संस्था है जिसे मनुष्य ने अपने स्वार्थों के लिए उत्पन्न किया है। और मैकियावेली के इसी विचार को आधार बनाकर हॉब्स ने आगे चलकर अपने चिंतन का विकास किया, या हॉब्स ने अपने चिंतन का आधार मैकियावेली के इन्हीं विचारों को बनाया। अब दूसरा है राज्य की प्रकृति व उद्देश्य। हम ये कह सकते हैं कि राज्य अपनी प्रकृति से निर्मित संस्था है और शक्ति पर आधारित संस्था है। राज्य की ये प्रकृति ही उसके उद्देश्यों को तय करती है। क्योंकि राज्य जो है शक्ति पर आधारित संस्था है, इसलिए राज्य का उद्देश्य भी है कि हमेशा अपनी शक्ति का विस्तार करना, या जो है हमेशा शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना। इस प्रकार से राज्य का उद्देश्य है निरंतर शक्ति अर्जित करते रहना। और इस आधार पर मैकियावेली का मानना है कि एक शासक को हमेशा अपनी सीमाओं, अपने राज्य की सीमाओं, अपना धन और अपने साधनों के विस्तार के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनुष्य, क्योंकि उसने कहा कि मनुष्य के स्वभाव के आधार पर ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, या राज्य की उत्पत्ति का आधार मानव स्वभाव है। तो मानव की ये प्रवृत्ति होती है कि वो कभी भी अपनी शक्ति और उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए राज्य को भी निरंतर अपनी शक्ति और अपनी उपलब्धियों में वृद्धि करते रहना चाहिए, उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मैकियावेली जो है उसका मानना है कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य के जीवन और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना, क्योंकि व्यक्ति जो है इन दोनों चीज़ों से बेहद प्रेम करता है। इसलिए राज्य को मनुष्य की इन इच्छाओं का हमेशा आदर करना चाहिए और मनुष्य की इस इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। इस प्रकार से मैकियावेली जो है वो राज्य को न तो एक नैतिक संस्था मानता है, ना ही उसकी प्रकृति नैतिक बताता है, न ही उसके उद्देश्य नैतिक बताता है। उसका मानना है कि राज्य हमेशा जो है नागरिकों और अपने भौतिक हितों की पूर्ति करने का राज्य को हमेशा प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगला है संप्रभुता या संप्रभु संबंधी विचार। देखिए, मैकियावेली ने कहीं पर भी स्पष्ट रूप से संप्रभुता के संबंध में विचार व्यक्त नहीं किए हैं, और न ही
कहीं पर भी जो है अपने दर्शन में संप्रभुता शब्द या संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के दर्शन में कुछ तत्व या चिंतन में ऐसे तत्व हमें अवश्य दिखाई देते हैं जो कि संप्रभुता की धारणा के अनुरूप मिलते हैं। जैसे कि मैकियावेली ने ही एक सर्वोच्च संस्था के अर्थ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उसने जो है राज्य संस्था को अन्य सभी संस्थाओं या और अन्य सभी संगठनों से सर्वोच्च माना है और श्रेष्ठ माना है और अन्य सभी संस्थाओं और संगठनों के ऊपर राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया है। मैकियावेली अपने राज्य को किसी भी लौकिक या पारलौकिक किसी भी सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसने संप्रभुता के जो प्रमुख तत्व माने जाते हैं या संप्रभुता की जो प्रमुख दो विशेषताएं मानी जाती हैं उनके संबंध में कहा, उनको भी जो है उसने स्वीकार किया। उसने माना कि जो शासक है वो शासक की जो शक्ति है वो अविभाज्य होती है, अर्थात संप्रभुता की जो एक प्रमुख विशेषता है अविभाज्यता उसके लक्षणों में दिखाई देते हैं। दूसरा उसने माना है कि शासक की शक्ति निरंकुश होती है, अर्थात संप्रभुता की जो प्रमुख विशेषता निरंकुशता है उसके भी दर्शन दिखाई दे। उसने कहा शासक के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, आंतरिक क्षेत्र में भी शासक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि आंतरिक क्षेत्र में सभी लोग उसके आदेशों की पालना करते हैं और बाहरी क्षेत्र में भी शासक के ऊपर किसी दूसरे शासक का दबाव या नियंत्रण नहीं होता है। और इस प्रकार से जो है ना ही वो किसी बाहरी शासक के प्रति उत्तरदायी होता है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका मानना है कि सभी राज्य या शासक दोनों समानता की स्थिति रखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने जो है एक प्रभुत्व संपन्न सार्वभौमिक राज्य की धारणा में विश्वास प्रकट किया है और वह राज्य को सर्वोच्च ही नहीं बल्कि राज्य को जो है निरंकुश भी मानता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि मैकियावेली इटली के राजनीतिक एकीकरण और इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था और इसीलिए उसने ऐसे विचार व्यक्त किए या उसका मानना था कि एक प्रभुत्व संपन्न राज्य ही उसके इस आकांक्षा या उसके इस उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। इसलिए उसने एक प्रभुत्व संपन्न सार्वभौमिक सर्वोच्च राज्य की धारणा का विचार प्रस्तुत किया। अगला है राष्ट्र राज्य संबंधी विचार। मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप से राष्ट्र राज्य का विचार प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन उसके दर्शन में हमें कुछ ऐसे तत्व अवश्य दिखाई देते हैं, उपस्थित या मौजूद दिखाई देते हैं जो कि राष्ट्र राज्य की धारणा के निकट दिखाई देते हैं। जैसे उसने धर्म के आधार पर संगठित राज्य के स्थान पर प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का समर्थन किया। उसने कहा कि प्रादेशिक आधार पर एक बड़े राज्य की स्थापना या विशाल राज्य की स्थापना की जाए जिसमें नागरिकों के बीच नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर और अर्थशास्त्र के आधार पर एकता पाई जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके विचार आधुनिक राष्ट्र राज्य की धारणा के निकट दिखाई देते हैं। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि इटली का वो राजनीतिक एकीकरण और इटली को एक विशाल शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता हुआ देखना चाहता था या इटली को जो है एकीकृत करना चाहता था और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उसका विकास करना चाहता था। और इसी क्योंकि उसके समय में इटली जो है वो विभिन्न छोटे राज्यों के रूप में विभक्त थी, तो और इसलिए वो उन सभी का एकीकरण करके एक विशाल इटली का निर्माण करना चाहता था, एक विशाल राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहता था। और इसीलिए उसने इन इटली के विभिन्न राज्यों में मौजूद जो सामंतवादी व्यवस्थाएं थीं, भाड़े के सैनिकों की जो व्यवस्थाएं थीं, उन सब का विरोध किया और एक विशाल इटली के निर्माण का उसने स्वप्न देखा। अगला है राज्यों का वर्गीकरण।
शासनों के वर्गीकरण को ही उसने राज्यों का वर्गीकरण किया है, या राज्यों के शासनों के वर्गीकरण को ही उसने राज्यों का वर्गीकरण माना है। उसने शासनों के वर्गीकरण में अरस्तु का अनुसरण किया है। उसने अरस्तु की भांति शासन के वर्गीकरण के दो आधार स्वीकार किए हैं। सबसे पहला है कि शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कितने हैं, और साथ ही साथ जो है शासक के द्वारा शासन सत्ता के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। इन दो आधारों पर उसने शासन का वर्गीकरण किया है। तो अरस्तु की भांति उसने शासन के 3 शुद्ध रूप माने हैं और 3 विकृत रूप माने हैं। जैसे शासन के 3 शुद्ध रूप है राजतंत्र, इसमें शासन सत्ता का प्रयोग करने वाला एक व्यक्ति होता है और इसका उद्देश्य होता है जनहित, या संपूर्ण जनता का हित जो है उसका उद्देश्य होता है। दूसरा है कुलीन तंत्र, इसमें शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले कुछ लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, और इनका उद्देश्य भी जो होता है राज्य का हित करना और संवैधानिक प्रजातंत्र, जहाँ पर कुछ अधिक, जिसमें कि अधिक लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, और यहाँ पर भी शासन का उद्देश्य जनहित होता है। अब वहाँ पर उसने शासन के 3 विकृत रूप माने हैं। निरंकुश तंत्र, राजतंत्र का विकृत रूप क्या होता है? निरंकुश तंत्र, अर्थात शासन करने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है, या शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले सदस्य या व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर शासन का उद्देश्य या शासक का उद्देश्य जो है वो जनहित ना होके स्वयं अपना हित हो जाता है, या शासक स्वयं अपने स्वार्थ के लिए शासन करता है या अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शासन का जो उद्देश्य है वो बदल जाता है। दूसरा है धनिक तंत्र, यहाँ पर शासन करने वाले लोगों की संख्या तो उतनी हो रहती है, लेकिन यहाँ पर भी शासन का जो उद्देश्य होता है वो बदल जाता है। जनहित की जगह यहाँ पर जितने लोग शासन में शामिल होते हैं वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन करने लगते हैं, इसलिए जो है ये शासन का विकृत रूप कहलाता है। और तीसरा है प्रजातंत्र, यानी यहाँ पर भी जो है शासन का उद्देश्य जो होता है वो शासन में जितने लोग शामिल होते हैं वो शासन अपने हित में करने लगते हैं, ना कि जनता के हित में। इस प्रकार से शासन के 3 शुद्ध रूप और 3 विकृत रूप माने हैं। अब है मिश्रित शासन के संबंध में उसके विचार। देखिए, मैकियावेली जो है वो अरस्तु की भांति ही हम कह सकते हैं मिश्रित शासन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, लेकिन उसके विचार जो हैं अरस्तु और पॉलीबियस और सिसरो से उसके विचार भिन्न हैं। अरस्तु, पॉलीबियस और सिसरो ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों को मिलाकर जो है मिश्रित शासन का विचार प्रस्तुत किया, लेकिन मैकियावेली जो है वो कुलीन तंत्र को अपने शासन में कोई स्थान नहीं देना चाहता है। वो राजतंत्र और प्रजातंत्र को मिलाकर एक श्रेष्ठ शासन की स्थापना या एक मिश्रित शासन की स्थापना करना चाहता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने निर्वाचित राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन माना है। इसमें प्रजातंत्र का गुण निर्वाचन है और राजतंत्र का गुण जो है वो राजतंत्र वैसे ही है, अर्थात एक राजा का शासन है, एक व्यक्ति का शासन है, राजतंत्र है, और लेकिन उसका निर्वाचन होता है, तो इसलिए उसने जो है इस शासन को श्रेष्ठ माना है।